तक 2023 Hyundai वर्ना नहीं आई थी तब तक सेगमेंट में सबसे ज़्यादा प्रीमियम या कहें कि क्लासी दिखने वाली गाड़ी ये थी Volkswagen की वर्टस। लेकिन नई Hyundai वर्ना आने के बाद गेम जो है थोड़ा एक स्टेप और आगे चला गया है प्रीमियमनेस को लेकर, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात करें तो आज ये दोनों गाड़ी हमारे साथ हैं। Volkswagen की वर्टस है, 2023 Hyundai वर्ना है। दोनों गाड़ियों को आमने सामने रखेंगे इस वीडियो में और बताएंगे आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है दूसरी से, किन मायनों में, और कौन सी गाड़ी आपके लिए एक बेहतर परचेज बन सकती है। तो शुरुआत करते हैं इन दोनों गाड़ियों के डिज़ाइन को लेकर। कौन सी गाड़ी इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर देखने में लग रही है। अब वर्टस जो है Volkswagen की इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन देखने में बाकी सभी गाड़ियों से जब तक वर्ना नहीं आई थी इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर काफ़ी प्रीमियम लगती थी एंड लुक भी इसका काफ़ी क्लासी मैं कहूँ देखने में लगता था एंड अभी भी वो वैसा लग भी रहा है। लेकिन Hyundai वर्ना की बात करें तो ये कनेक्टेड लाइट वाला गेम जो Hyundai खेल रही है अपनी सभी गाड़ियों के साथ, तो ये जो है मामला इन टर्म्स ऑफ लुक्स थोड़ा एक स्टेप आगे ले जाता है एंड सेम साइज़ के व्हील्स दोनों में देखने को मिलते हैं एंड ये इनके टर्बो वेरिएंट है तो इनके फ्रंट में जो डिस्क ब्रेक दी गई हैं वहाँ पर रेड कैलिपर्स का इस्तेमाल करा गया है। अब Hyundai में जो है ब्रेकिंग जो है थोड़ी एक स्टेप और आगे चली जाती है क्योंकि यहाँ पर चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक मिलती है, जबकि वर्टस में दो टायर्स में फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है एंड पीछे डिस्क ब्रेक नहीं मिलती है। साइड प्रोफाइल की बात करूँ इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन तो यहाँ पर भी वर्ना का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव साइड से देखने में लगता है एंड पहले के मुकाबले वर्ना जो है थोड़ी बड़ी भी हो गई है। व्हील बेस भी इसका पहले से बड़ा है एंड विड्थ भी थोड़ी सी पहले से बड़ी है। पहले बात कर लेते हैं इंटीरियर की इस Volkswagen वर्टस में कैसा देखने को मिलता है। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट एंड अंदर बैठने के बाद ऑफ कोर्स फील अभी भी इसमें वही वैसा प्रीमियम देखने को मिलता है। स्पेशली ये जो रेड इंसर्ट्स इसके इस GT वेरिएंट में दिए गए हैं ये इसको वाकई में एक अच्छा लुक इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर ज़रूर देते हैं। बाकी थोड़ा बहुत हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल करा गया है, पियानो ब्लैक कॉम्बिनेशन एंड बेज कॉम्बिनेशन भी इसके इंटीरियर में आप देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर इसका ये 10 इंच का स्क्रीन दिया गया है विच इज़ रिस्पॉन्सिव। इसकी विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है और ऑपरेशन में भी कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, कोई लैग फील नहीं होता एंड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले इसमें वायरलेस देखने को मिलता है। इसके अलावा नीचे आए तो यहाँ पर AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं जो टच से आप कंट्रोल कर सकते हैं एंड यहाँ पर ऑटो ऑन ऑफ वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन इसमें आता है एंड ये जो है DSG वाला वेरिएंट जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन हाल ही में Volkswagen ने वर्टस के इस GT वेरिएंट में एक ऑल ब्लैक वेरिएंट के साथ साथ मैनुअल की भी अनाउंसमेंट करी है, तो वो एक और एडिशन अब इस वर्टस में हो गया है। वायरलेस चार्जिंग, USB-C चार्जिंग पॉइंट्स दो देखने को मिलते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट, 2 कप होल्डर्स एंड आर्मरेस्ट की यहाँ भी थोड़ा सामान रखने की जगह देखने को मिल जाती है। स्लाइडेबल विच इज़ गुड एंड कन्वीनियंट। स्क्रीन जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की वो भी इसमें डिजिटल दी गई है, वहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया एंड देखने में ओवरऑल जो है लेआउट काफ़ी नीट और स्पोर्टी प्रीमियमनेस के साथ फील होता है। Now let's get started with the interior of 2023 Hyundai Verna and this is also turbo variant। तो यहाँ पर भी जो है मामला पूरा स्पोर्टियर फील के साथ दिया गया है। सबसे पहले ये स्क्रीन दिया गया है यहाँ पे 10.25 इंच का एंड इसका जो स्क्रीन है थोड़ा ड्राइवर सेंट्रिक है, थोड़ा एंगुलर है विच इज़ गुड। थोड़ा फैन स्लो करते हैं ताकि ऑडियो क्लियर आए। इसके साथ साथ इसमें जो एक और एडिशन हुआ है या कहीं कि एक और कूल फीचर अब दिया गया है, नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर स्विचेबल ये कंसोल देखने को मिलता है इस जिसमें आप जो ट्रैक सेटिंग्स, मीडिया, रेडियो, नेविगेशन एक तरफ देखते हैं, फिर इसको प्रेस करेंगे दूसरी तरफ AC कंट्रोल्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले जो है इसमें वायरलेस नहीं आता, हालांकि इससे नीचे वाले जो वेरिएंट्स हैं 8 इंच स्क्रीन के जो आते हैं वहाँ पर वायरलेस दिया गया है, लेकिन इसमें अभी फिलहाल नहीं दिया गया है। Hyundai कह रही है अपडेट करेंगे, OTA अपडेट आएगा तो इसमें तब वायरलेस देखने को मिलेगा। अभी सिर्फ आप वायर्ड कनेक्टिविटी के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को। नीचे वायरलेस USB-C और A चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट, DCT वेरिएंट है एंड इसमें जो है मैनुअल का ऑप्शन भी आता है एंड ड्राइव मोड इसमें 3 दिए गए हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट एंड यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑन करने का ऑप्शन दिया गया है। 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया, कुछ ADAS वाले फीचर हैं बट 360 इसमें मिसिंग है। देन इधर की तरफ आएँ तो पार्क असिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, कप होल्डर एंड यहाँ पर जिस तरह से एक
कप होल्डर अलग से दिया गया है, नहीं चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्पेस बन जाता है। आर्मरेस्ट स्लाइडेबल एंड एडजस्टेबल यहाँ देखने को मिल जाता है। इधर आए स्क्रीन पे तो ये भी डिजिटल स्क्रीन इसकी दी गई है। एंड इसमें जो इन्फॉर्मेशन की बात करें तो लेन असिस्ट वाला ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ADAS वाले लेवल 2 के फीचर्स भी इसमें कुछ दिए गए हैं। यहाँ से आप उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। डिस्टेंस जो आपको सेट करना है वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब फीचर्स देखने को इसमें मिल जाते हैं। हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। वेंटिलेटेड सीट्स वर्टस में भी हैं, लेकिन यहाँ पर हीटेड सीट एडिशनल ऑप्शन भी इसमें दिया गया है। तो Hyundai वर्ना की रियर की बात करें तो यहाँ पर मामला पहले से ज़्यादा स्पेशियस हो गया है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है पहले से बढ़ गई है। एंड रूम देखेंगे आप, लेग रूम की बात हो, आगे सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड थी। लेग रूम, हेड रूम, थाई सपोर्ट, मामला सॉर्टेड है, कोई दिक्कत यहाँ मुझे फील नहीं हो रही है। एंड बैक एंगल भी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो लंबी जर्नी पर भी कंफर्ट यहाँ अच्छा मिलने वाला है। Now let's get into the rear seat of Volkswagen Virtus, and according to my height, which is 5'9", यहाँ पे leg room, head room and thigh support, कोई इशू मेरे को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अगेन सीट का एंगल भी अच्छा है, तो लंबी जर्नी पर मुझे लगता है यहाँ पर भी मामला कंफर्टेबल होने वाला है। सो मामला मुझे यहाँ पर भी सॉर्टेड फील हो रहा है। हल्का सा मैं कहूँ, हल्का स्लाइटली अगर विड्थ की बात करूँ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा Hyundai वर्ना में एक्चुअली नंबर थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ पर ज़रूर फील होता है। बूट स्पेस की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में बहुत माइनर सा फर्क है। 521 लीटर का बूट स्पेस यहाँ मिलता है। देन Hyundai वर्ना की बात करें तो यहाँ पर स्पेस जो है 528 लीटर का है, 7 लीटर एक्स्ट्रा है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो बात करते हैं Hyundai वर्ना और Volkswagen Virtus के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इंजन ऑप्शंस की बात करें तो 1 लीटर MPI पेट्रोल और 1 लीटर टर्बो GDI Hyundai वर्ना में देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ Volkswagen की Virtus में भी 1 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बो इंजन का ऑप्शन है। वर्ना में 6 स्पीड मैनुअल IVT और 7 स्पीड DCT का ऑप्शन अवेलेबल है, जबकि Volkswagen की Virtus में 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 7 स्पीड DSG का ऑप्शन अवेलेबल है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो पेपर पर जो आंकड़े दिख रहे हैं तो सो दिख रहे हैं, लेकिन जो गाड़ियां आज हमने चलाई हैं, ये वर्ना जो इसका टर्बो वेरिएंट है और Virtus का भी टर्बो वेरिएंट हमारे साथ था। तो परफॉर्मेंस की बात करूं तो वर्ना का जो परफॉर्मेंस है टर्बो वेरिएंट का काफ़ी अच्छा है, तेज सर्रार दिखती है, टॉर्क डिलीवरी भी शुरुआत से अच्छा देखने को मिलता है एंड पावर भी अच्छा खासा इसके इस टर्बो वेरिएंट पे देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ Virtus की बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में वहां पर भी कोई कमी इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी, इन टर्म्स ऑफ टॉर्क देखने को नहीं मिली। गाड़ी तेज तर्रार है और एक्सीलरेटर को पुश करते ही गाड़ी से वो एक्साइटमेंट निकलता हुआ इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस जरूर फील होता है। तो इन टर्म्स ऑफ इंजन परफॉर्मेंस दोनों ही गाड़ियां सेटिस्फैक्ट्री मुझे चलाने के बाद महसूस हुई। अब गियर बॉक्स की बात करें, जो इसका जो वेरिएंट था Virtus का वो DSG वाले था और वर्ना का जो वेरिएंट था वो था 7 स्पीड DCT वाला। तो स्लाइटली बेटर मैं कहूँगा इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स DSG मुझे Virtus में देखने को मिला है। वर्ना का जो 7 स्पीड DCT है उसका भी रिस्पॉन्स ठीक है, बट उस DSG से थोड़ा सा कमतर वो फील होता है जब तेज सर्रार शिफ्टिंग की जरूरत होती है तेज रफ्तार में। वहीं दूसरी तरफ सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग के हिसाब से दोनों ही गाड़ियां सॉलिड फील हो रही हैं, कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन सेटअप या कहें कि कंफर्ट को लेकर बात करें तो वहां पर मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर कंफर्ट वर्ना की सीट्स में बैठने के बाद मिलता है कंपेयर टू Volkswagen की Virtus। बट मैं कहूँ कि अगर हैंडलिंग के हिसाब से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है तो वहाँ पर जो स्टेबिलिटी और हैंडलिंग वाला पार्ट है वो Virtus के कोने में जाता हुआ दिखाई देता है। वो ज़्यादा गाड़ी स्टेबल, तेज सर्रार जब होती है वहाँ पर ज़रूर फील होती है और स्टेबिलिटी से थोड़ा और कॉन्फिडेंस आता है कि गाड़ी को थोड़ा और पुश करा जा सकता है। तो यहाँ मुझे लगता है Virtus थोड़ी ज़्यादा बेटर इन टर्म्स ऑफ ड्राइव एंड हैंडलिंग फील होती है। ब्रेकिंग दोनों गाड़ियों में प्रिसाइज है, सटीक है, कोई दिक्कत दोनों ही माहौल में इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग मुझे महसूस नहीं हुई। परफेक्टली काम करती हुई ब्रेक्स दोनों की दिखाई दे रही थी। अब ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करूं तो एडवांटेजेस मैं कहूं कि Volkswagen की Virtus की जो है वो है बेटर ड्राइव और हैंडलिंग इसमें देखने को मिलती है। परफॉर्मेंस भी अच्छा है इस गाड़ी का और साथ ही साथ इंटीरियर में कहूँ कि वर्ना जितना अपग्रेडेड नहीं लगे बेशक, लेकिन प्रीमियम फील देखने के बाद भी और बाहर से भी कुछ प्रीमियम एलिमेंट्स इस Volkswagen की Virtus में देखने को मिलते हैं। हालांकि वर्ना अभी रिसेंटली लॉन्च हुई थी तो वर्ना एक अपडेटेड वर्जन इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स और इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस कैबिन फील के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा और फीचर्स भी ये सब कोर्स Virtus से
वरना में ज़्यादा। एंड एक जो मेजर फैक्टर वरना के फेवर में काम करता हुआ दिखाई देता है वो है इसमें ADAS वाले फीचर्स के वेरिएंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो ये एक ऑप्शन है जो Volkswagen की वोटर्स के पास नहीं है, लेकिन Hyundai अपनी इस वरना में ADAS लेवल 2 फीचर्स भी प्रोवाइड कर रहा है। अब प्राइस की बात करें तो वरना का जो स्टार्टिंग वेरिएंट है वो स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 11 लाख के आसपास से एक शोरूम उसका प्राइस है। टॉप वेरिएंट का प्राइस जाता है तकरीबन 17.5 लाख के आसपास इसका एक शोरूम टॉप वेरिएंट की Hyundai वरना का देखने को मिलता है। वही दूसरी तरफ वर्टस की बात करें तो इसका प्राइस जो स्टार्ट हो रहा है वर्टस का वो है तकरीबन 11.5 लाख के आसपास से, और इसका जो टॉप वेरिएंट जाता है जो कि GT प्लस मॉडल है उसका प्राइस पड़ जाता है एक शोरूम तकरीबन 18.5 लाख के आसपास। तो ये कुछ प्राइस डिफरेंसेस हैं। स्टार्टिंग वेरिएंट है वहाँ पर भी वरना को एक थोड़ी सी एडवांटेज मिलती है। तो उन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की जो मैं बात कर रहा था उनको मद्देनजर रखते हुए कौन सी गाड़ी आपके दायरे में ज़्यादा फिट बैठती है आपके बजट के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो इन दोनों में से उस एक गाड़ी की तरफ आप जा सकते हैं। तो इन गाड़ियों सवारियों के बारे में हमारी राय तो आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन आपकी क्या राय है? कोई फीडबैक है, कोई सवाल है या कोई कंफ्यूजन है? सब कुछ वेलकम है। टाइम्स ड्राइव फैमिली इंतजार करेगी आपके रिएक्शंस का। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स आपके टीवी स्क्रीन पर फिलहाल मौजूद हैं और हमें संदेश आप भेज सकते हैं फॉलो करके, और कोशिश करते रहते हैं इन सभी सवालों के जवाब हम देते रहें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और कहानी है। इसका मतलब ये कि चैनल मत बदलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम सर। और सबसे पहला सवाल तो वही होगा जो आज जिसके बारे में जिक्र हो रहा है। बहुत दिनों से हम लोग एंगेज नाम सुन रहे थे और अचानक से अब इन्विक्टो आया है। ये जर्नी कैसी थी और इसके बारे में जरा बताएं। देखिए, इस सफर का पे मैं इस हवाले से ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि एंगेज कभी नाम वो था ही नहीं। इन्विक्टो ही नाम था शुरुआत से। इसके इब्तिदाई दौर में ही इसका नाम तय हो गया था कि इन्विक्टो होगा। और इन्विक्टो दरअसल एक लातिन वर्ड है। ये अल्फाज का मतलब होता है इनविंसिबल, अनडिफीटेड। तो ये गाड़ी जो हम लेके आ रहे हैं ये हर लिहाज से बेहतरीन है, इसलिए इन्विक्टो का नाम इसके साथ जोड़ा गया है। यहाँ पे अगर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है इस प्रोडक्ट को लेकर, एक ऐसे सेगमेंट में आप आ रहे हैं इसे लेकर जहाँ पे मारुति सुजुकी पहले से मौजूद नहीं थी। ऐसे में वी वुड लाइक टू नो आप इसके बुकिंग और डिलीवरीज, इन सब डेट के बारे में अगर आप कुछ शेयर कर सकें। जी, हम इसकी जो बुकिंग्स है वो 19 जून से शुरू करेंगे और इसकी जो सेल्स की शुरुआत है वो 5 जुलाई से करेंगे और 5 जुलाई को ही हमारा जो लॉन्च इवेंट है वो भी 5 जुलाई को होगा। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि 20 लाख से ज़्यादा की कीमत की गाड़ी में ये एक पहली बार ऐसा हुआ है कि मारुति सुजुकी उसमें उतरी है। और हमें इस बात से काफ़ी खुशी है कि जो 10 लाख के ऊपर की जो गाड़ी, 10 लाख से 15 लाख की जो गाड़ी है उसमें भी हमारी बाजार की हिस्सेदारी अब इंडस्ट्री में अव्वल हो गई है। मतलब कि हम मार्केट लीडर्स हो गए हैं 10 से 15 लाख की कैटेगरी। अभी तक ऐसा सोचा जाता था और कि मारुति सुजुकी सिर्फ 10 लाख के नीचे की गाड़ियों में बाजार की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है और हमारी बाजार की हिस्सेदारी उसमें तो 60% के दरमियान, 58 से 60% के दरमियान है। लेकिन 10 से 15 लाख की कैटेगरी में भी गुज़िश्ता साल जो माली साल था 22-23 का, उसमें हमारी हिस्सेदारी 26.3% थी और ये बढ़ के 30% के करीब हो गई है इस रवा माली साल में, मतलब 23-24 में अब तक। इस बात से काफ़ी उम्मीदें हैं कि हम 20 लाख के ऊपर वाले जो सेगमेंट है उसमें भी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आप इतने कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक्स भी इतने प्यार से समझाते हैं कि सुनने में बड़ा मजा आता है। वैसे इसलिए शायद मैं मुस्कुराते अगर आपने देखा होगा, और जो अल्फाज आप यूज करते हैं वो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। एक जो आपने पॉइंट कहा वहाँ वो मेरे जहन में भी था कि अगर हम लोग देखें ग्रैंड विटारा की भी जो प्राइसिंग थी वो 20 लाख को क्रॉस किया था टॉप एंड ने, तो वहां पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि जैसा आपने खुद ही कहा और जो सभी आमतौर पर जब सबका सवाल भी था कि मारुति सुजुकी आमतौर पर जो वैल्यू फॉर मनी वाले सेगमेंट में ब्रांड उसका वैसा था, अब वो जो चेंज ओवर है उसे आप कैसे देखते हैं? और अगर हम इन्विक्टो की बात करें वहां पर लेकर आपकी क्या सोच थी? जो प्राइसिंग जाहिर सी बात है वो ऊपर ही होगी।
जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि मारुति सुजुकी की जो ब्रांड है वो एक रिलायबल वैल्यू फॉर मनी और इन सब से जुड़ी हुई थी और अभी भी है। ये जो गाड़ी इन्विक्टो है वो भी हम नेक्सा चैनल के थ्रू ही लॉन्च कर रहे हैं और इससे मारुति सुजुकी अब उन एस्पिरेशनल कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स के को भी ऑफर कर रही है प्रोडक्ट जो हम पहले नहीं करते थे। तो जाहिर सी बात है हम ये कर रहे हैं, मार्केट जिस तरह से तब्दीली आ रही है मार्केट में उसी को हम मद्देनजर रखते हुए अपनी इस ब्रांड की भी तब्दीली कर रहे हैं। यहाँ वेटिंग पीरियड एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है किसी भी एक, या खासकर हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हाई क्रॉस की, वहाँ पे उस प्रोडक्ट से अलग हटने के लिए एक बड़ी वजह होगी बहुत ज्यादा लंबा वेटिंग पीरियड उनको मिल रहा है। तो ऐसे में अगर मारुति सुजुकी की तरफ से ऐसा प्रोडक्ट है जो जल्दी मिलेगा, ऐसे में एक घर के अंदर ही या आपके सहयोगी के साथ ही कॉम्पिटिशन ज्यादा कड़ा नहीं हो जाएगा? जी देखिए, ये तो एक आर्जी जो है हालात हैं, एक टेम्परेरी सिचुएशन है कि अगर आप दूरंदेशी के अगर आप देखें उसको, अगर आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो हमारा दरअसल कंपटीशन सिर्फ हाई क्रॉस से नहीं है। हमारा कंपटीशन तो वो बाकी जो बाजार में बाकी गाड़ियां जो हैं, चाहे वो कार्निवल है या वो हेक्टर प्लस है या सफारी है, XUV 700 है, स्कॉर्पियो एन है, उनसे भी हमारा अल्काजार है, इससे भी हमारा कंपटीशन है। तो हमारी नज़र ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपने हाई क्रॉस से हमारा मुवाजना कर रहे हो। हम अपना जो बाजार की हिस्सेदारी है उसका मुवाजना हम बाकी सारी गाड़ियों से कर रहे हैं। और यहाँ प्रोडक्शन भी हम देखेंगे हाई राइडर और ग्रैंड विटारा की तरह ही टोयोटा की तरफ से होगा या मारुति सुजुकी? जी, ये टोयोटा में है। जिमनी की प्राइसिंग जो थी वो थोड़ी सी प्रीमियम बहुत सारे रिएक्शंस में देखने को मिली है, तो वहां पर आप क्या कहेंगे, किस तरह का रिएक्शन है नंबर के हिसाब से या फिर लोगों की बुकिंग के हिसाब से या इंक्वायरीज के हिसाब से? हाउ इज दैट एक्सपीरियंस ऑफ जिमनी बहुत दिनों के बाद आप लेकर आए? देखिए, अगर आप ये जो हमने कीमतों का ऐलान किया था वो 7 तारीख को किया था और अभी 7 जून को, उसके पहले जो एवरेज बुकिंग्स आ रही थी रोजाना की बुनियाद पे वो करीब आ रही थी 92। लेकिन उसके बाद से 7 तारीख के बाद से जो पिछले 7 दिनों में जो हमारी बुकिंग आई है वो करीब 151 पर डे के हिसाब से आई हैं, यानी अच्छा इजाफा हुआ है बुकिंग में। और शुरुआती दौर में मैंने देखा जब हमने ऐलान किया कीमतों का, तो सोशल मीडिया पे कई लोगों ने कहा ये प्राइस हाई है क्योंकि थार की जो प्राइस है वो 10,54,000 से शुरू होती है, आपकी प्राइस जो है 12,74,000 से शुरू होती है। लेकिन मेरे नज़र में जब उसको बारीकी से जब उन्होंने तहकीक करी होगी सार्फिन ने, उनको ये लगा होगा कि अगर लाइक टू लाइक कंपैरिजन कर तो ये जो जिमनी है वो थार के कंपैरिजन में थोड़ा कम प्राइस है। जैसे मैं मिसाल आपको देता हूँ अल्फा 80 की। अल्फा 80 हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का टॉप वेरिएंट है जिमनी में, उसकी कीमत 14,90,000 के करीब है। और उसका मुवाजना अगर आप लाइक टू लाइक करें तो थार का LX मॉडल है ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव हार्ड टॉप जो 16,10,000 का है, यानी वो 1,21,000 ज्यादा महंगा है। तो यही चीज हमें देखने को मिल रही है बाकी वेरिएंट्स में भी। और मुझे लगता है कि जब कंज्यूमर्स ने इस बात को देखा, बारीकी से तहकीक करी, तो उनको ये समझ में आया कि ये प्राइस ठीक है और यही वजह है कि उसकी बुकिंग्स में इजाफा हुआ है। एंड लास्ट क्वेश्चन सर, कि अगर हम सभी मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, वहां पर अभी भी मैन्युफैक्चरिंग में जो एक डिले है, एक जो लिमिट या चैलेंज है वो देखने को मिल रहा है। वेटिंग पीरियड लगातार लगभग बने ही हुए हैं। आने वाले 6 महीने में किस तरह से आप देख रहे हैं, कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा? जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि Q2 से ये जो प्रोडक्शन में बेहतरी आएगी। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाई कि जैसे हमने काफ़ी नुकसान हुआ प्रोडक्शन का इसकी वजह से, सेमीकंडक्टर की कंपोनेंट्स की ना मिलने की वजह से गुज़िश्ता साल में 1,70,000 गाड़ी कम बनी। पिछली जो तिमाही थी Q3 की जो तिमाही थी Q3, उसमें करीब 45,000 गाड़ी का नुकसान हुआ। Q4 में 38,000 गाड़ी का नुकसान हुआ। अप्रैल और मई में भी नुकसान हुआ है। और लेकिन ये अब महदूद है कुछ ही मॉडल्स तक।
और वो मॉडल्स हैं अर्टिगा, XL6, ब्रेजा, ब्रॉन्क्स और ये आपकी विटारा। और यही वजह है कि हमारी जो टोटल बुकिंग्स हैं वो करीब 3,90,000 के करीब हैं। और हमें उम्मीद है कि दूसरी तिमाही से ये इसमें बेहतरी आएगी और हम अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनको हम जल्दी गाड़ी दिलाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। शुक्रिया, थैंक यू। वैसे तो हमारी मुलाकात वीकली होती है, आमतौर पर वीकेंड्स पर, लेकिन अगर वीकडेज में भी आपके पास कोई सवाल है, कमेंट है, तो फिर उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स को आप फॉलो कीजिए, वहाँ कमेंट कीजिए। लेटेस्ट खबरों के लिए timesdrive.in है जो कि हमारा वेबसाइट है, वहाँ पर नए लॉन्चेस, डिस्काउंट्स, सारी जानकारी हम लगातार लेकर आते हैं। और आएंगे हम एक बार फिर से नई नई गाड़ियों और सवारियों के साथ टाइम्स ड्राइव शो के अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, और बाय बाय, ड्राइव सेफली, राइड सेफली, सी यू सून।